प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल वी लर्नर्स पर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान के स्रोत। अर्थात हमारा जब संविधान बनाया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, आप सभी को याद होगा, तो हमारे देश का संविधान बन रहा था तो संविधान बनाने के दौरान हमारी संविधान सभा ने लगभग 60 से अधिक देशों का संविधान जो है उसका अध्ययन किया था। और वहाँ हर संविधान की जो अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छी अच्छी चीज़ें थी, उनको जो है हमारे संविधान में शामिल किया गया है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये जो है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है कि वो पूछ देते हैं कि कौन सा भाग क्या किस संविधान से लिया गया था, किस देश से क्या लिया गया था। तो भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो विभिन्न विभिन्न स्रोतों से शामिल की गई हैं। आज हम पूरी तरीके से संपूर्ण मूल्यांकन करेंगे इस बात का कि भारतीय संविधान में कौन सा तथ्य, कौन सा आर्टिकल, कौन सी विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है और उसका क्या मतलब है और उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न संभावित हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो एक संपूर्ण मूल्यांकन बहुत ही सरल भाषा में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और 60 देशों के संविधान से कुछ न कुछ हमने सीखा और इसके अलावा हमने बहुत सा अन्य स्रोतों से भी बहुत कुछ शामिल किया है। तो अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा में आप धैर्यपूर्वक सुनते रहिए और निश्चित रूप से आपको बहुत ही क्लियरिटी के साथ में सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारे संविधान का स्रोत है, कहते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आज़ाद होने से पहले किसके गुलाम थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो ब्रिटिशर्स ने हमारी शासन व्यवस्था चलाने के लिए बहुत सारे अधिनियम जो है वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास होते थे। उन्हीं अधिनियमों में से एक अधिनियम कौन सा है? भारत शासन अधिनियम, जो बहुत ही लंबा, बहुत बड़ा अधिनियम था। और इस अधिनियम की लगभग 70% चीज़ों को हमने क्या किया है? हमारे संविधान निर्माताओं ने शामिल कर लिया है। ठीक है, कितनी? 70% चीज़ों को। ठीक है, 70% चीज़ों को लगभग शामिल कर लिया है। तो ये तो हमारा बहुत बड़ा स्रोत है, हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। 70% चीज़ें हमारी यहीं से शामिल है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल है, इससे मुख्य चीज़ें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल की गई थी। तो सबसे पहले संघीय तंत्र, जो हमारा संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, जो हमारा आर्टिकल 1 है, जो कहता है भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, फेडरल होगा। ठीक है, तो राज्यों का जो संघीय तंत्र है हमारा, ये विशेषता कहाँ से हमने ली है? भारत शासन अधिनियम में वर्णित थी और हमने उसी तरीके से इसको ले लिया है। हमने यूनियन वाला सिस्टम ना लेकर के संघीय तंत्र वाला सिस्टम लिया है इसमें। और हमने क्या लिया है? राज्यपाल की व्यवस्था। हम जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, क्योंकि हमारा देश क्या है? एक राज्यों का संघ है। ठीक है, तो हर राज्य के पास एक राज्यपाल होना जरूरी है। ठीक है, और राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है जो राज्य के स्तर पर राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, तो हम राज्यपाल का व्यवस्था भी यहीं से ली गई है। इसके अलावा जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका कैसी होगी, उसका जो स्तर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर डिविजनल कोर्ट जो होते हैं हमारे, जिला न्यायालय वगैरह, वो सब सिस्टम भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, कि कहाँ से लिया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। इसके अलावा जब हम लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो यूपीएससी का जो ये पूरा सिस्टम है वो भी हमने कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम से लिया है। आप सभी को याद होगा कि अक्टूबर 1926 में जो है संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। उस समय हमारा देश गुलाम था और बाद में जब हम आज़ाद हुए तो हमने 26 जनवरी 1950 को इस संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके संघ लोक सेवा आयोग कर दिया था।
संघ लोक सेवा आयोग कर दिया था, जिसको हम लोग अंग्रेजी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं और शॉर्ट में हम लोग इसको यूपीएससी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम भी यहीं से लिया गया था। और आपको याद होगा कि ये जो हमारा यूपीएससी का जो प्रावधान है संघ लोक सेवा आयोग का, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 312 मतलब 312 में है, जिसमें कहा गया है कि राज्य की जो नियुक्तियां हैं उनके लिए एक राज्य का पर्सनल संघ लोक सेवा आयोग होगा और विभिन्न राज्य जो हैं हमारे स्टेट्स जो हैं उनके भी जो है राज्य लोक सेवा आयोग होंगे। तो हम देखते हैं स्टेट पीसीएस वगैरह होता है, यूपी और बिहार और बहुत सारे हर राज्य का अपना अपना होता है। तो ये हमारी हो गया। इसके अलावा हमने क्या लिया, इससे प्रशासनिक विवरण, जो हमारा प्रशासनिक ढांचा जैसा चला आ रहा था, पुलिस का सिस्टम जैसा चला आ रहा था और पूरी स्थानीय प्रशासन से ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो हमारी नौकरशाही सिस्टम था वो भी हमने वैसा ही शामिल कर लिया, क्योंकि हम उससे बहुत ही ज़्यादा परिचित हो चुके थे। अब हम कोई नया सिस्टम लाते हैं तो फिर थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमने इसी को शामिल कर लिया था। तो ये मुख्य चीज़ें 5 थी जो हमने कहाँ, हमारे संविधान निर्माताओं ने कहाँ से ली थी, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा सेक्शन है, लगभग 70% जो हमारा संविधान है, संविधान के हिस्सा है वो यहीं से ले लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। अब हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से, हमारे देश के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या शामिल किया गया है। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इससे हमारे देश के संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं ये भी हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही बारीकी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया वो क्या लिया, संसदात्मक शासन प्रणाली। जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है, जो हमारे देश में एक संसद होती है, संसद में 2 सदन होते हैं, ये वाला जो पूरा सिस्टम है प्रशासन का और कानून बनाने का, विधायिका का, ये सब हमने कहाँ से ले लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और देखते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि ब्रिटेन में भी एक संसद होती है, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। वैसे ही हमारे यहाँ भी भारतीय संसद है और जिसमें संसद भवन में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन, जिनको हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। ठीक है, और हमने क्या लिया, एकल नागरिकता। आपको याद होगा एकल नागरिकता, आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि एकल नागरिकता क्या है। दरअसल क्या होता है कि कई देशों में ऐसा है, जैसे कि अमेरिका में हम देखते हैं, जब हम यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पे द्वैध नागरिकता चलती है, डबल सिटीजनशिप चलती है। कैसे डबल सिटीजनशिप चलती है कि अमेरिका, हम जानते हैं कि अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं, तो वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो राज्य के भी नागरिक होते हैं और यूएसए के पूरे देश के भी नागरिक होते हैं। उनके पास 2 नागरिकता होती हैं, एक उनके राज्य की राजधानी नागरिकता और दूसरी उनके देश की पूरे देश की जो हमारी नागरिकता है। वहीं भारत ने ये सिस्टम नहीं अपनाया। भारत में हम देखते हैं बहुत सारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लेकिन इन राज्यों के पास नागरिकता देने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश में केवल एक ही सिंगल सिटीजनशिप चलती है, वी आर इंडियन। ठीक है, हम सब भारतीय हैं, भारत में केवल एक ही नागरिकता चलती है। इसके अलावा हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, ना। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, आप बिहार के निवासी हो सकते हैं, दक्षिण भारत के किसी राज्य के निवासी हो सकते हैं, पूर्वोत्तर के निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक आप केवल और केवल कहाँ के हैं, भारत के हैं। ठीक है, तो इसी सिस्टम को बोलते हैं एकल नागरिकता। ठीक है, वहीं अगर जो हमारे राज्यों के पास भी नागरिकता देने का अधिकार होता कि भाई उत्तर प्रदेश का भी नागरिक हैं हम और देश के भी नागरिक हैं, तो उसको कहते हैं द्वैध नागरिकता। तो हमारे यहाँ द्वैध वाला सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है, एकल नागरिकता का सिस्टम है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है। और ये हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है, वहाँ पर भी एकल नागरिकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विधि निर्माण प्रक्रिया, जो अच्छा हम लोग संसद में विधि का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं बहुत लंबी लंबी डिबेट्स होती हैं, पहले कोई बिल कि एक सदन में जाता है, उस सदन में डिबेट होती है, उसमें वो पारित होता है, फिर वो दूसरे सदन में भेजा जाता है, वहाँ पर चर्चा होती है, वहाँ पर उसको बहुमत प्राप्त करना होता है और उसके बाद वो कहा जाता है राष्ट्रपति के पास जाता है, वहाँ पर उसके साइन होते हैं, तब जा कर के वो विधि
पूरी तरीके से निर्मित होती है और लागू होती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है विधि निर्माण की, ये विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली? हमारे संविधान के निर्माताओं ने कहाँ से ली है? इंग्लैंड के संविधान से ली है, ब्रिटेन के संविधान से ली है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री वाला सिस्टम है हमने हमारे देश में कि मंत्री होते हैं और उनका एक मुखिया होता है जिसको हम लोग पीएम बोलते हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। और प्राइम मिनिस्टर वाला जो सिस्टम है कि ये जो पूरे जितने भी मंत्री होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो उनके सहयोगी होते हैं और ये पूरी टीम की तरीके से मिलकर के काम करते हैं और पूरी टीम ही जनता के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है हमारे यहाँ, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है प्रधानमंत्री सिस्टम चलता है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों वाला। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने क्या लिया है? देखिए, न्यायालय में रिट संबंधी प्रावधान। हम लोगों ने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है वो भारतीय संविधान में, वो लिखी हुई है आर्टिकल 32 के सेक्शन 2 में। ठीक है, तो वो जो संविधान दिए हुए रिट संबंधी संविधान, वो पाँचों की पाँचों रिट जो हैं वो कहाँ से हमने ली है? ये सारे प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। किसके संविधान से लिए हैं? ब्रिटेन के। ये ब्रिटेन का झंडा है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ब्रिटेन की राजधानी बताएंगे। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी बताएंगे। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एक सुपर पावर है वर्ल्ड का, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब इस संविधान से हमने क्या लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है बहुत पुराना संविधान है। ठीक है, और लोकतंत्र बहुत पुराना है उसका, मतलब कि आधुनिक इतिहास में सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो हम वो देखते हैं कि ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ के जो संविधान है वहाँ से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या क्या अच्छी चीज़ें उठाई हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे संविधान के निर्माताओं ने भिन्न भिन्न जगहों से उठाई हैं। तो हम देखते हैं कि संविधान निर्माताओं को अमेरिका के संविधान में ऐसा क्या अच्छा लगा जो उन्होंने सोचा कि ये हमारे देश में भी होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सा? पहली चीज़ देखते हैं, मौलिक अधिकार। सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम्स में, हमारे सारे एग्ज़ाम्स में खूब पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और हमारे देश में अभी कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं और टोटल पहले कितने थे? 7 थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ कौन कौन सी ली गई है? देखो, राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति होने का प्रावधान। ये जो राज्य की कार्यपालिका है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट है, उसका हेड कौन होगा? और हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, हमारी जो तीनों वायुसेना, जल सेना और स्थल सेना, ये जो तीनों सेनाएं हैं, इनका जो सर्वोच्च कमांडर होगा ये कौन होगा? इन दोनों के रूप में राष्ट्रपति के होने का प्रावधान। राष्ट्रपति के होने का प्रावधान कहाँ से आया है? राष्ट्रपति के होने का प्रावधान कहाँ से आया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का प्रावधान। ठीक है, सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है हमारे देश में? राष्ट्रपति होता है, आपको पता होना चाहिए। और जो हमारी जो कार्यपालिका होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, और अगला देखते हैं कि और क्या हमारे देश के संविधान निर्माताओं को अच्छा लगा जो उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे देश के भारतीय संविधान में शामिल किया उपराष्ट्रपति का प्रावधान। कि भाई हमारे देश में एक राष्ट्रपति तो होगा ही होगा, इसके अलावा एक उपराष्ट्रपति भी हुआ करेगा, जो राष्ट्रपति की अभाव में, राष्ट्रपति जब उपलब्ध नहीं होंगे उस समय उनके कार्य की देखभाल कौन करेगा? भाई उपराष्ट्रपति करेगा। ये उपराष्ट्रपति वाला सिस्टम हमारे देश में कहाँ से आया है? हमारे देश के संविधान में। ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये प्रावधान भी उठाया है वहाँ से। ठीक है, इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, आपको याद होगा न्यायिक पुनरावलोकन।
क्या होता है ये, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे क्या होता है। इसको बोलते हैं कि जैसे संसद ने कोई कानून बना दिया, ठीक है, कोई विधि बनाई, कोई कानून बनाया संसद ने हमारी, और उस विधि को वो न्यायपूर्वक है, संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, उसको पुनः रीचेक करने का अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है? रीचेक कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है कि भाई आपने ये जो विधि बनाई है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, और उसको चेक करने का, उसको सही या गलत सिद्ध करने का अधिकार जो है उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। और ये हमारे देश के संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? कहाँ से शामिल किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से शामिल किया गया है। वहाँ के कोर्ट को ये राइट दिया गया था, और हमारे संविधान निर्माताओं को लगा कि यार ये बहुत अच्छा प्रावधान है, इससे जो है संसद पर नियंत्रण बनाया रखा जा सकेगा, संसद मनमानी नहीं कर सकेगी, और इस कारण से इसको हमारे देश में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, समझ गए? तो बताएंगे कि पहले की संसद जो है हमारी संविधान संशोधन जो करती है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करती है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे इसका। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता। ये वाला जो सिस्टम है, संविधान हमारे यहाँ हम सुनते हैं ना कि हमारे देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, ना कोई धर्म, ना कोई पंथ, ना कोई पार्टी, ना कोई संसद, ना कोई प्रधानमंत्री, और ना ही कोई भी ऐसी शख्सियत। हमारे देश में सबसे ऊपर कुछ है तो क्या है? संविधान है। ये देश किससे चलता है? संविधान के अनुसार चलता है, और संविधान के जो मौलिक स्ट्रक्चर है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। ये हम लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये जो संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है, ये भी हमारे वहाँ कहाँ से लिया गया है? हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या लिया गया वहाँ से? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है कि नहीं है? है, बिल्कुल स्वतंत्र है हमारे यहाँ। ठीक है, कोर्ट हमारा जो है वो तुरंत सरकारों के खिलाफ भी, चाहे किसी के खिलाफ हो, अगर जो वो कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी कार्य जो संविधान के अनुरूप नहीं है, उसको जो है तुरंत वो सस्पेंड कर देता है, उस प्रावधान को, उस नियम को तुरंत लागू होने से रोक देता है। हमारे न्यायपालिका हमारी पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इसका मतलब। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। इसके अलावा देखो क्या लिया गया है? निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। अच्छा, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन सिस्टम है कि वो कैसे निर्वाचित किया जाएगा, उसको जो निर्वाचित करने की प्रणाली, और उसके साथ में महाभियोग, कैसे निर्वाचित भी होगा हमारा देश का राष्ट्रपति, कोई चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि कोई वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, वो निर्वाचित होगा हमारे देश में जो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और उसको हटाया भी जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक बार राष्ट्रपति बन गया तो उसको हटा नहीं सकते, फिर उसको हटाया भी, उसके कार्यकाल के पहले भी हटाया जा सकता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है राष्ट्रपति का? हमारे देश में 5 साल का होता है। उसको 5 साल के पहले भी हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग से हटाया जाएगा। तो महाभियोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। महाभियोग का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में मिलता है कि राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग चलाया जाएगा और उसको हटाया जा सकता है महाभियोग से। ठीक है, तो ये प्रोविज़न भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिया गया है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ठीक है, तो उच्चतम और उच्च न्यायालय जो हैं, उनके जो न्यायाधीश हैं, हम जानते हैं कि उनके न्यायाधीशों का जो है बहुत उनके पास पावर होती है। और हमारे देश में जो है अभी हमने देखा कि हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके, तो उनको हटाने का, अगर जो कोई चुन लिया गया है न्यायाधीश और उसको हटाना है, तो उसका जो बहुत प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो भी कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान जो हैं, ये वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान वो सब प्रावधान नहीं, वित्तीय आपातकाल में जो हमारे न्यायाधीश हैं उनके अधिकार और वेतन से संबंधित प्रावधान जो हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो समझ गए हम लोग। ठीक, ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक, अब हम देखेंगे आयरलैंड जो हमारा है, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड की जो राजधानी है वो आप लोग कहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और लोग भूल जाते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और आयरलैंड के संविधान से ये जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से पार्ट में है, संविधान के कौन से भाग में है। ठीक है, तो भाग 3 में है, आप लोग ध्यान रखिए, हम ही बता देते हैं। भाग 3 में है, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक शामिल है इसमें। आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रावधान की। तो वो क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड के संविधान से ली है। ठीक है भाई, अब हम अगली चीज़ हमने क्या लिया है वहाँ से, तो हम देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। आपको याद होगा कि हमारे संविधान में, हमारे देश में जो हमारी संसद है, वहाँ राज्यसभा जो दूसरा सदन है, राज्यसभा जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, उनका मनोनयन कर सकते हैं जो साहित्य में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में तथा समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर लिए हों। ऐसे 12 सदस्यों को कौन नॉमिनेट कर सकता है? राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये हमारे देश में कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अब। ठीक है, कि कनाडा हमारे देश, हमारा जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, वो कौन सा है? कनाडा है। ठीक है, और कनाडा की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कनाडा की राजधानी क्या है। ठीक है, तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने क्या क्या हमारे संविधान में शामिल किया है वहाँ के संविधान से। तो हम पहला देखें तो संघात्मक विशेषताएं। जो हमारा संघ है, हमने जो राज्यों का संघ बनाया है, वो जो संघ सिस्टम है वो ना तो इंग्लैंड वाला हमने लिया है और ना ही हमने अमेरिका वाला लिया है। हमने एक काजी फेडरल सिस्टम, मतलब कि अर्ध संघीय व्यवस्था बनाई है, जिसमें हमारा केंद्र ज़्यादा मजबूत है। राज्य तो हैं, संघ तो है, मगर मजबूत केंद्र के साथ में हमने संघात्मक व्यवस्था अपनाई है। तो ये वाला जो सिस्टम है हमारे देश में, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में जो पूरी तरीके से संबंध है शक्तियों का, वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है, संघीय व्यवस्था जो हमारी है। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है कि ऐसी शक्तियाँ जो संविधान में परिभाषित नहीं है या लिखित नहीं है, या बाद में ऐसी ज़रूरत बनती है, ऐसी शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी अवशिष्ट शक्तियाँ उनको बोलते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होंगी? केंद्र के पास होंगी, ना कि राज्य के पास होंगी। ठीक है, तो ये वाला प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, और हमने क्या लिया है कनाडा से? केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करेगा भाई? राज्य का राज्यपाल तो होगा, हमने देख लिया था। ठीक है, वो तो ब्रिटेन के संविधान में भी होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करेगा? ये हमने कहाँ से देखा लिया है? कनाडा से लिया है। और केंद्र के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है, केंद्र सरकार के द्वारा सिफारिश की जाती है, और उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रशासनिक मुखिया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या लिया गया है देखते हैं हम लोग, तो समझ लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय
हम लोग जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है हम देखते हैं वो कहाँ से लिया गया है, वो भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। उसके अलावा हम और अगला देखें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। भाई ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये हम कहाँ से तय करेंगे, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। कनाडा की राजधानी है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा नहीं, जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में, कनाडा की राजधानी नहीं पता है। अच्छा बताइए कनाडा जो है हमारा वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, किस महाद्वीप में स्थित है कनाडा, ठीक है, कनाडा किस महाद्वीप में स्थित है ये भी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। हमारा एक महाद्वीपीय देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया देश भी है। पूरे महाद्वीप भर में एक ही देश स्थित है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हम ऑस्ट्रेलिया की देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। हमारी जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, उसकी जो भाषा है, क्या भाषा है, वो पूरी की पूरी जो है उसकी जो लैंग्वेज है, मतलब कि उसकी जो वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उसके अलावा समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची समझ पा रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन है, आपने पढ़ा होगा, शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन है हमारे देश में। और ये शक्तियों का विभाजन कहाँ पर वर्णित है, कहाँ पर वर्णित है, हमारी जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल जो है हमारे संविधान की, वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है और वहाँ पर 3 प्रकार की अनुसूचियाँ दी हुई हैं, 3 प्रकार की सूची दी हुई है। एक बोलते हैं संघ सूची, ठीक है, संघ सूची। तो संघ सूची जो है उस पर कानून केवल और केवल कौन बना सकता है, केंद्र सरकार, मतलब कि हमारे संसद ही उस पर कानून बना सकती है, ठीक है। दूसरी तरफ दूसरी अनुसूची जो है वहाँ पर राज्य सूची है, राज्य सूची है। राज्य सूची का मतलब है कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं वही केवल उस पर कानून बना सकती हैं उन विषयों पर जो उस सूची में विषय है। इसके अलावा जो तीसरी प्रकार की एक अनुसूची दी हुई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची बोलते हैं, समवर्ती सूची बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है समवर्ती सूची का मतलब है कि ये सूची पर में जितने भी विषय हैं वो सारे के सारे विषय ऐसे हैं जिन पर हमारे देश की संसद भी कानून बना सकती है, संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकते हैं, ठीक है। संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकता है, तो इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो ये जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे, क्योंकि शक्तियों का विभाजन हमारी 7वीं अनुसूची में दिया है, तो इन दोनों के बीच में जो राज्यों के बीच में संबंध होंगे और ये शक्तियों का विभाजन जो होगा वो कहाँ कैसे होगा, ये पूरी तरीके से ये वाला सिस्टम हमने कहाँ से उठा लिया है, ऑस्ट्रेलिया से उठा लिया। बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसमें 3 अनुसूची होती हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। इस प्रकार से संघ और राज्य के बीच में, राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। कुछ टॉपिक्स कॉमन कर दिए गए हैं जिन पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं और एक कॉमन टॉपिक्स वाली जो सूची है उसको हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं। संविधान के कौन से अनुसूची में है ये सब, शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। एक बार फिर से याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर संसदीय विशेषाधिकार हम देखते हैं कि संसद के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, वो सारे जो है सांसदों के जो विशेषाधिकार होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिए गए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग आ गए हैं जर्मनी पर। जर्मनी जिसको वाइमर गणराज्य भी कहा जाता था। जर्मनी हम जानते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, 1914 में 1918 तक चला था, 1918 तक चला था। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध हार गया था तो विजेता शक्तियों ने क्या किया था, वहाँ पर एक लोकतंत्र स्थापित कर दिया था, लोकतांत्रिक सरकार स्थापित कर दी थी राजतंत्र को ख़त्म करते हुए। और उस लोकतंत्र को क्या बोला गया था, वाइमर गणराज्य कहा जाता था, ठीक है। तो जो वाइमर गणराज्य के जो संविधान था है, जिसको हम लोग जर्मनी के संविधान भी कहते हैं, उस संविधान से हमारे देश में क्या अच्छा लगा हमारे संविधान के निर्माताओं को, इस पर बात करते हैं। तो हमारे देश में
आपातकाल संबंधित जो प्रावधान हैं, जो हमारे इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान हैं, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाने से संबंधित प्रावधान हैं, ये सारे के सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अब आप लोग हमको ये बताइए कि जो हमारे संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है, और वो कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जा सकता है। अगर जो आपको पता है तो वीडियो पॉज करके पहले कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए और फिर आगे वीडियो देखिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं आपको, ठीक है, कि जो हमारा संविधान का आर्टिकल 352 है, 352 वो बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल की, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है कि भाई जब हमारे देश पर किसी देश का हमला हो जाए या हमारा देश किसी दूसरे देश के साथ युद्धरत हो या फिर हमारे देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और वो किस आर्टिकल के अंतर्गत लगेगा? 352 के अंतर्गत लगेगा। कितने पे लगेगा? 352 पर लगेगा। तो पहला आपातकाल हो गया 352 का, 352 में। दूसरा है 356, 356 में। 356 क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसी स्थिति जब राज्य में, किसी भी राज्य में, देश के किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर दिया जाता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगा दिया जाता है उस राज्य में। और वो राज्य की जितनी भी शक्ति होती है, विधायी शक्ति, वो किसके हाथ में आ जाती है? वो राज्यपाल के हाथ में आ जाती है और उसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन राज्यों में किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? 356। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल बता रहे हैं, बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। 352 में नेशनल इमरजेंसी लगती है, सशस्त्र विद्रोह हो जाए या फिर या हमारा देश किसी देश के साथ में युद्धरत हो जाए, उस स्थिति में। दूसरा आर्टिकल 356 राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो, ठीक है। और तीसरा देखते हैं आर्टिकल 360 है, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। वित्तीय आपातकाल मतलब कि हमारे देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे देश के पास पैसा न बचे, हमारे देश की सरकार के पास जो उसके डेली खर्चे हैं और उसके लिए जो हमारे आवश्यक आयात हैं उनको खरीदने के लिए पैसा न बचे, दिवालिया हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में जो आर्टिकल 360 है वो वित्तीय आपातकाल की बात करता है और ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आपातकालों का जिक्र है, 352, 356, 360। और ये जब आपातकाल लग जाते हैं तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन पर कई सारे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और लगा दिए जाते भी हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऐसे कौन से 2 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, आर्टिकल, जो कभी भी निरस्त नहीं किए जा सकते हैं किसी भी इमरजेंसी में। 2 आर्टिकल ऐसे मौलिक अधिकारों के कौन कौन से हैं जिन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता किसी भी आपातकाल की स्थिति में? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आप लोग आज जा कर के अभी अपनी बुक निकाल करके, अपने नोट्स निकाल करके पिछले जो हम लोगों ने बात की थी जिस वीडियो में, उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 क्या है। ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिनको किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, पहाड़ गिर जाए, तहस नहस हो जाए, लेकिन ये 2 आर्टिकल जो है वो कभी हटाए नहीं जा सकते। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो ये हम लोग आपातकाल के प्रावधान पढ़ लिए, आर्टिकल 352, 356, 360, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया। सोवियत संघ जिसको जो 1990 तक एग्जिस्ट करता था, 1990 तक अस्तित्व में था, 1990 में टूट गया और इसके कई टुकड़े हो गए, इससे 14 देश अलग हो गए और उसके बाद अब ये क्या कहलाता है? वर्तमान में रूस कहलाता है। रूस की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रूस की राजधानी क्या है? जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
तो हमारे देश में रूस के संविधान से क्या लिया गया है, ये हम लोग अब बात करते हैं कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं को रूस के संविधान से क्या अच्छा लगा जो उन्होंने हमारे देश के संविधान में शामिल किया है। तो कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जो हमारे देश में मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये जो हैं पहले कहाँ पर वर्णित थे? रसिया के संविधान में, सोवियत संघ के संविधान में थे, वहाँ से जो है इनको हमारे देश में शामिल कर लिया गया। और कौन से आर्टिकल में शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्यों को? आर्टिकल 51 के पार्ट ए में, 51 ए में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे देश में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक। तो ये वाला पूरा प्रोविज़न हमने देख लिया, ठीक। इसके अलावा हमारे देश में क्या कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से क्या लिया गया? योजना आयोग। हम जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अभी तो नहीं है, 2014 से नहीं है, अब उसको नाम बदल के, उसका जो है काम बदल करके, नाम बदल करके उसको नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है, मोदी की सरकार के द्वारा। लेकिन इससे पहले हमारे संविधान में योजना आयोग हुआ करता था, हर जो 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए प्लानिंग करता था कि भाई इस अगले 5 साल क्या होने वाला है, कहाँ पर सरकार ज़्यादा ध्यान देगी, तो योजना बनाने का काम करता था योजना आयोग। तो योजना आयोग हमने कहाँ से लिया है? सोवियत संघ से लिया है, ठीक है। 5 ईयर प्लानिंग्स जो हम लोग करते थे, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। और इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी जो प्रावधान है हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, उसमें हम लोग देखते हैं ना कि 3 प्रकार के न्याय हमारा संविधान हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त कराता है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये जो तीनों न्याय संबंधी जो प्रावधान हैं हमारे संविधान में, वो हमने कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ से लिए हैं, जिसको आजकल हम लोग रूस कहते हैं, ठीक है। और रूस की राजधानी अभी हमने कमेंट बॉक्स में पूछी थी, बताया किसी ने? रूस की राजधानी है मॉस्को, ठीक है। अच्छा, रूस की जो मुद्रा है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, ये बताएंगे, ठीक, बताइएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रांस की। तो भैया ये जो फ्रांस है हमारा देश, हमारे यूरोप का एक देश है, और फ्रांस की राजधानी कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हम ही बता देते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहाँ पर एफिल टावर स्थित है, बहुत फेमस है, ठीक है। और संविधान फ्रांस में क्या फेमस है बताएंगे? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बताएंगे, ठीक है। फ्रांस में क्रांति हुई थी, वो कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो हम भी पूछ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको तैयार हो जाए, आप जब आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में तब आप लिख लें, ठीक है। तो फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या क्या हमारे संविधान में शामिल किया, इस पर चर्चा कर लेते हैं अब हम लोग। तो क्या शामिल किया? गणतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। जो हमारा रिपब्लिक सिस्टम है, हमारा देश कैसा है? रिपब्लिक है। हमारा देश केवल लोकतांत्रिक नहीं है, डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, ठीक है। अब ये दोनों का सिस्टम का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र का सिस्टम, ये का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ जो शीर्ष फैसले लिए जाते हैं, जो बड़े फैसले लिए जाते हैं सारे, वो चुने हुए नेताओं के द्वारा अगर जो लिए जा रहे हैं, तो इसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। सिंपल सी भाषा में ये परिभाषा है लोकतंत्र की, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो देश लोकतंत्र हो वो रिपब्लिक भी हो, मतलब वो गणराज्य भी हो। गणराज्य कोई देश कब बनता है? तो जब हम किसी भी देश का जो सर्वोच्च हेड होता है, मुखिया जो होता है, वो अगर चुना हुआ व्यक्ति है, तो हम उसको कहते हैं कि वो देश रिपब्लिक है, ठीक है, गणराज्य है। और अगर जो वो वंशानुगत है, तो हम उसको कहते हैं कि रिपब्लिक नहीं है भाई, ठीक है। तो हमारा देश कैसा है? उस डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, ठीक है। जबकि जो हमारा इंग्लैंड है, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, ये ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेटिक तो हैं लेकिन रिपब्लिक नहीं है। क्योंकि इंग्लैंड में हम लोग जानते हैं कि जो राज्य का मुखिया होता है, सर्वोच्च पद का जो अधिकारी होता है, जिसके नाम पर
पूरा राज्य का जो प्रशासन चलता है वो वहाँ क्राउन होता है, ठीक है। और जापान में भी राजा होता है सिस्टम वाला, राजा वाला। लेकिन हमारे देश में ऐसा राजा वाला सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारा राज्य का मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है, वो भी चुना हुआ प्रतिनिधि ही होता है, ठीक है। समझ गए, इस बात को समझ गए। तो हमारे यहाँ जो गणतांत्रिक व्यवस्था है वो हमने कहाँ से ली है? फ्रांस से ली है। और अध्यादेश संबंधी नियम जो होते हैं, अध्यादेश क्या होते हैं? देखो क्या होता है कि जो हमारी संसद है वो हमारे देश की जो संसद है वो 3 बार जनरली बैठती है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई इम्पोर्टेंट ऐसी सिचुएशन आ जाए जिस समय हमारे देश में नियम बनाने की कोई ज़रूरत पड़ जाए और उस समय हमारी संसद का सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, संसद की मीटिंग्स ना चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई? तुरंत संसद की मीटिंग तो बुलाई नहीं जा सकती इतने लोगों को अचानक से, और कोई फैसला तुरंत लेना हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति का आदेश जारी कर देते हैं, और वह आदेश जो है कानून के जैसे ही देश भर में लागू हो जाता है। और फिर उसको जब अगला सत्र जैसे ही बैठता है, उस सत्र में संसद द्वारा अगर जो उसको पारित कर दिया जाता है, मंजूर कर दिया जाता है, तो वो लागू रहेगा, वरना उसको ख़त्म कर दिया जाता है। 6 महीने तक लागू रहता है एक बार में इस तरीके का आदेश। तो इसी आदेश को क्या बोलते हैं? अध्यादेश कहते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है, ठीक। अगला हम लोग समझते हैं कि विनिमय आदेश जो होते हैं, ठीक है। ये जो विनिमय आदेश का सिस्टम है वो भी हमारे देश में कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है। विनियम, ठीक है, जो नियम के अंदर जो सब रूल होते हैं उनको विनियम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रियम्बल है। प्रियम्बल में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं, स्वतंत्रता की बात हो गई, समता की बात हो गई, बंधुता के जो आदर्श हैं, ये सब शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं हमारे संविधान में, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अगर जो हमको देखना है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के जो प्रावधान है, ठीक है, जो हमारी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, हम देखते हैं कि हमारे संविधान में संशोधन करने की बहुत सारी प्रक्रिया होती है। वो जो हमारे देश में कहाँ से ली गई है? हमारे देश के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और आर्टिकल 368 जो है उसके अंतर्गत हमारे देश में संविधान संशोधन का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, याद कर लीजिए। 368 आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। भाग नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 20 है, 368 अनुच्छेद है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं और क्या दिया गया है। और हमारे देश में साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव संबंधी प्रावधान। जो हमारे राज्यसभा के सदस्य होते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारी जो संसद है उसमें 2 सदन हैं, एक लोकसभा, ठीक है, और एक है राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा का तो डायरेक्ट चुनाव होता है, हम लोग देते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो व्यक्ति होते हैं, जो सांसद होते हैं, उसमें जो जाते हैं, वो सांसदों का चुनाव कहाँ से होता है? राज्यों की विधानसभाओं से होता है, ठीक है। उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, ठीक है, उनको सीटें दी गई हैं। तो ये जो चुनाव संबंधी प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं हम लोगों ने, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और यही बार बार पूछता भी है, ठीक है। बाकी तो 6 साल का होता है। और एक ये स्थायी सदन होता है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जापान की, ठीक है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, ठीक है। टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, ठीक है। और जापान की जो मुद्रा है वो कौन सी है? जल्दी बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। येन जापान की मुद्रा है, ठीक। तो जापान के संविधान से हमारे यहाँ क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो कोई कानून बनाया जा रहा है वो कानून बनाने में सही प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है, ये, ठीक है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलते हैं। जो एक कानूनी प्रक्रिया हर कानून बनाने की जो होती है, वो कोई भी निर्णय ऐसा लिया गया अगर जो वो कानून उस प्रक्रिया के इतर लिया गया है तो अगर जो उस विधि द्वारा ही लिया गया है, ठीक है, एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हुए लिया गया है, उसको बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, हमारे यहाँ हमारे देश के संविधान में ऐसा कोई भी विधि नहीं बन सकती जिसकी प्रक्रिया गलत हो। ठीक है, सही प्रक्रिया के द्वारा ही कानून बनाए जा सकते हैं, किसी चीज़ को स्किप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये विशेषता हमने कहाँ से ली है? जापान से ली है। ठीक है, आप सभी ने धैर्य बांध करके इस पूरे चैप्टर को सुना और अच्छे से समझा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपसे इतने ही सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप सभी को सब समझ में आ गया होगा। अगर जो कुछ नहीं समझ में आया है तो एक बार पुनः ध्यान से देख लेंगे वीडियो को, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम उसके आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।